आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना होगा रिस्पॉन्स? बिल्कुल आइडिया नहीं था। कॉन्वर्सेशंस शुरू हुई इसके ऊपर। Yeah. वो तो मैं क्या कोई भी नहीं शायद सोच रहा होगा। रजा जो है वो नार्सिसिस्ट है। स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे भी इस किस्म के कुछ सवाल आए। फिर मैंने अपने तौर पे भी ये किया था कि साइकोलॉजिस्ट से राब्ता किया है। अच्छा, आपने किया? जी, डॉक्टर नौरीन है, उनसे मैंने राब्ता किया कि भाई ये इस तरह का एक कैरेक्टर है कहानी के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। हॉस्पिटल में रजा बीमार होता है, फिर मलिका आती है। वो जो इमोशंस है ना, वो मुझे लग रहा था कि इस वक्त हाई होंगे। ये फिर मैंने दोनों एक्टर से पूछा भी अगर हम इस तरह से सीन करें। उस्मान वाज रिलक्टेंट, आई डोंट नो, सबा को भी था कि अजीब तो नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई हम इसको कर लेते हैं, देन प्लेबैक आप लोग भी देखें, मैं भी देखता हूँ। अगर हमें लगा कि ये सही नहीं लगा तो हम दूसरी तरह से शूट कर लेंगे। कुछ बीच में सीन थे, रोमांटिक सीन्स थे। उस्मान ने कहा मेरे से तो नहीं होंगे। ओके, पुश किया उस्मान को, तो उस्मान ने किए और अच्छे किए। आपने हल्का सा बाउंड्री को पुश किया है, बट यू हैवंट रियली क्रॉस द बाउंड्री। अल्लाह ना करे मैं बाउंड्री क्रॉस कर जाऊं किसी हाँ, दिन। नो नो। और रजा के भी बड़े फैंस थे बाय द वे, जो उसके बोलते थे वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है, बता के जाती, तुमने बताया क्यों नहीं? अच्छा, ये चीज ना मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी। और ये खवातीन है जो रजा को कह रही हैं। तो अगर खवातीन कह रही हैं कि रजा बिल्कुल ठीक है तो दिस इज अलार्मिंग। जो मर्द हैं वो ये ड्रामा जरूर देखें। उसकी वजह ये है, मुझे ऐसा लगता है हर शादीशुदा मर्द के अंदर एक रजा है। किसी का रजा बाहर आ जाता है, किसी का नहीं आता, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Very excited क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं। उनका ड्रामा हमें सबको बहुत पसंद आ रहा है और मुझे एक्साइटमेंट इसलिए है कि टू फाइंड आउट द क्रिएटिव प्रोसेस बिहाइंड द ड्रामा। क्यों उन्होंने उन एक्टर्स को चूज़ किया, डिफरेंट सीन्स कैसे उन्होंने शूट किए और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्रामा इतना पॉपुलर हो जाएगा और हम सब उससे रिलेट कर पाएंगे और उसका बहुत बेताबी से हर हफ्ते इंतज़ार कर रहे होंगे। ये उनका डायरेक्टोरियल थर्ड प्रोजेक्ट है। उससे पहले लापता और बादशाह बेगम उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। मेरे साथ खिज़र इद्रीस हैं और पामाल इज़ द ड्रामा, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। थोड़ा ये भी जानेंगे कि वो इतने अरसे कहाँ गायब थे, हमने उनको क्यों नहीं देखा, और जनरली फ्रॉम हिज POV, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज अ डायरेक्टर इंडस्ट्री में क्या नई चीज़ें उनको देखने को मिल रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं। सो कुछ पामाल, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं वाकई एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव लिसनिंग टू द स्टोरीज़ कि अच्छा हमने ऐसा किया बिकॉज हमें ऐसा करना था, या हम लोकेशन पे गए लेकिन ये नहीं हुआ और फिर उन एक्टर ने, मैंने से बोला था वो खुद कर दिया। इन पामाल तो एक वो ड्रामा है। आई रिमेंबर मैंने फर्स्ट एपिसोड के बाद आपको मैसेज किया था। आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड एंड आई वाज लाइक देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट इट। आई कांट प्लेस माई फिंगर, मुझे नहीं समझ आ रही क्या, बट आई लव इट। सो वेरी एक्साइटेड टू बी डिस्कसिंग पामाल विद यू। थैंक यू, पसंद आया आपको। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना होगा रिस्पॉन्स इसका? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आइडिया नहीं था। ज़ाहिर है जब आप एक चीज़ बना रहे होते हैं तो मेहनत कर रहे होते हैं और बिल्कुल, लेकिन आइडिया नहीं होता कि किस तरह से ऑडियंस इसको रिसीव करेगी। तो जब स्टार्ट हुआ था अच्छा हुआ था, बट ग्रेजुअली फिर इसने पेस पकड़ना शुरू किया, ट्रैक्शन पकड़नी शुरू की, लोगों ने देखना शुरू किया। एंड स्पेशली जो एक तरह से कॉन्वर्सेशंस शुरू हुई इसके ऊपर, वो तो ज़ाहिर है मैं क्या कोई भी नहीं शायद सोच रहा होगा। तो हाँ, ये है कि ये जो हम सोच रहे थे उससे तो कहीं ज़्यादा कह लें कि पजीराई मिली है इस ड्रामे को। एंड आई एम थैंकफुल सब देखने वालों का, शुक्रिया। जिन्होंने हेल्प की बनाने में, उन सब का शुक्रिया। तो होपफुली अब तो खैर एंड की तरफ जा रहा है ड्रामा, तो होपफुली एंड भी अच्छा हो जाएगा, पसंद आएगा सबको। अभी तक तो आप लोग सब कुछ सही करते आ रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का कुछ इधर उधर हो तो वो हमें कंप्लेन करने का मौका इतना नहीं मिला है। और जिस तरीके से आई फील पामाल की दो चीज़ें मुझे आई वांट टू मेंशन। एक तो वो कॉन्वर्सेशन जो इंडस्ट्री वर्सेस मेरी, या इंडस्ट्री वर्सेस हम रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स, या कुछ हिस्से ऑफ ऑडियंस की होती रहती है कि ड्रामास कैन नॉट चेंज पर्सपेक्टिव। आई थिंक पामाल प्रूव्ड कि दे कैन चेंज पर्सपेक्टिव एंड पामाल प्रूव्ड कि वो कॉन्वर्सेशन रिलेटेबल हो तो वो स्टार्ट कर सकता है। तो पामाल मुझे उस हिसाब से तो मुझे लगता है इट्स समथिंग टू बी रेफर टू एंड समथिंग टू बी स्टडीड। सेकेंड, कि आप लोग ना बहुत ड्रामे होते हैं जिसमें बस आप ऑडियंस चल रही है ड्रामे के साथ। इसमें मुझे लगता है पामाल हमारा हाथ पकड़ के लेके जा रहा है
यू गाइज आर होल्डिंग आवर हैंड बिकॉज वी थिंक ओके हमने तो यहाँ जाना है, आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो यहाँ वाली गली में जाना, नहीं नहीं ये अब इधर टर्न लेना है। जैसे रज़ा का कैंसर वाली चीज़, लाइक जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था मेरे तो वहमों गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो ये 2 चीज़ें मैं पामाल को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी। अच्छा, ये इसमें ये है कि एक तो ये कि जो मुझे एक चीज़ अब पता नहीं वो आप क्या कहेंगे, पर्सनैलिटी में है या जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम हम लोग करते हैं, मुझे ना एक कोई भी फिल्म हो, सीरीज़ हो, उसमें पेस एज अ व्यूअर मुझे पेस जो है ना वो बड़ा वो होता है कि इस कहानी का पेस अच्छा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मे बी अच्छी हों बट वो थोड़ी स्लो होती हैं। ट्रू। तो वो जो है ना मुझे अब आई डोंट नो, मे बी एज अ पर्सन मुझे लगता है कि यार अच्छी भली जा रही थी, ये सीन की क्या ज़रूरत थी और ये। तो पामाल में ये चीज़ ऑन पेपर जो है ना ये चीज़ अच्छी है कि उसका पेस बहुत अच्छा था। ओके। और स्पेशली इस किस्म की कहानियाँ चूँकि पहले बन चुकी हैं और वी ऑल नो कि वो जो है ना किसी एक पॉइंट पे खिंच जाती हैं और स्लो हो जाती हैं। तो ये चीज़ थी कि पामाल ऑन पेपर ही उसका पेस बहुत अच्छा था। तो वो उस चीज़ ने एक तो बहुत हेल्प किया एंड सेकेंडली फिर ज़ाहिर एडिटिंग के ऊपर मैं बैठ के देख रहा होता था कि अच्छा अगर हम इस सीन को इतना आधा काट दें या इधर से इधर जोड़ लें तो मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाएगा, ट्रांजिशंस हो गई कुछ। तो ये था कि चूँकि उसका पेस अच्छा था तो वो एक कहानी सुनाने में जो है वो, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे नहीं कन्विंस कर रही तो वो मैं ऑडियंस को क्या मैं कन्विंस करूँगा। तो इस लिहाज से तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग कह लें कि थी चीज़ इसकी। सेकेंडली कि जो कहानी इधर उधर घूम रही है वो तो अगेन आई थिंक वी ऑल नो कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो वो फिर जिस तरह से ज़ाहिर है लाइफ के अंदर चीज़ें हर एक की जो लाइफ है उसके अंदर कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो सिंस वो चीज़ इस स्क्रिप्ट के अंदर है, कहानी के अंदर है, तो कभी आप एक जगह पे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि कहानी इस डायरेक्शन में जानी है, बल्कि 14th एपिसोड तक तो ये नहीं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं या जिनसे मेरी शुरू में बात हुई जब ड्रामे को व्यूज़ मिलना शुरू हुए, तो मुझे ये था कि अच्छा अब लोग देख रहे हैं ड्रामा तो ये जो आर्क है ये 14th एपिसोड तक जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा फिर हो सकता है कि 14 तक लोग रहें, बट आगे जाके जब ये अरेस्ट हो रहा है या फिर लेटर ऑन इसको कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो वहाँ से कहानी बिल्कुल चेंज हो रही है, क्योंकि मिड वे ये बात हो रही थी कि जी हम देखेंगे कि मलका जो है वो कैसे इससे अलहदा होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। तो सबका ध्यान था कि ये उस तरफ जा रही है कहानी। तो आई वाज क्यूरियस कि जब ये कहानी टर्न लेगी तो फिर लोगों का क्या रिएक्शन होगा। बट आई एम ग्लैड कि वो भी जो है सही रहा, लोग उसको भी पसंद कर रहे हैं। लोग जो पहले थे कि रज़ा जो है ऐसा है वैसा है, उनको अब हो रहा है कि भी रज़ा बेचारा हो गया है। है। सही बात है। देखिए ना, ये आप लोगों का मैजिक है। देखिए जब ड्रामा अच्छा है तो मैं तो खुल के तारीफ करती हूँ, मैं तो बिल्कुल उसमें आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि वो कैरेक्टर जिसको हम डिटेस्ट करते थे, लाइक ओह वी कांट स्टैंड हिम, वी लाइक वो जा रहा है। मैं रो रही थी इस हफ्ते बैठी हुई, मैंने आपको मैसेज भी किया था, आई रियली क्राइड एंड आई थॉट मैं शायद कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मौसम चेंज हो गया है। मैं ऑफिस आई, एवरीबडी हैड द सेम फीलिंग्स सो ये भी आप लोगों को क्रेडिट जाता है। बट असल में तो आप दिल में बैठे सोच के खुश हो रहे होंगे कि बेटा तुम लोगों को क्या पता, ये कोई नहीं छोड़ के जाने वाली। जो तुम लोग प्रिडिक्टेबल सोचो, अभी तुम देखना हम तुम्हें दिखाते क्या है। मुझे लगता है आप दिल में तो आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन वाज थिंकिंग कि ये इसको छोड़ेगी और ये क्या करेगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल ही डिफरेंट रास्ते पे लेकर गए हमें। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि तुम लोग देखोगे और तुम लोगों को लग पता जाएगा। आपको डर लग रहा था? हाँ, क्योंकि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अब एक चीज, एक पार्ट कहानी का लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और नाउ दे आर हुक्ड उसी स्टोरी की वजह से या उन कैरेक्टर्स की वजह से। तो जब वही चेंज हो रहा है आगे जाके तो फिर वो फिर थोड़ा सा होता है ना कि अब चेंज आया है तो फिर अगेन लाइक आई सेड कि इस तरह की कहानियाँ पहले बहुत बन चुकी हैं, तो वो मे बी दैट्स व्हाई एवरीवन वाज थिंकिंग कि अच्छा ये तो इसी तरह चलेगी कहानी। सो दैट्स व्हाई आई वाज अ बिट नर्वस
कि जब ये कहानी चेंज होगी तो क्या होगा। हाउ डिड द स्क्रिप्ट कम टू यू? आपने क्या सोचा कि मैं इतने अरसे बाद इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करता हूँ? अच्छा, ये बेसिकली ना ये 2 स्क्रिप्ट्स आए थे मेरे पास, उसमें से ये वाला जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और अगेन इसमें ये अच्छी बात मुझे लगी कि कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रे हैं। अगेन जो जो साइनॉप्सिस था कहानी का वो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो इस तरह की कहानियाँ होती हैं, बट टूवर्ड्स दी एंड आके वो कहानी फिर चेंज होनी शुरू हो गई। और फिर ज़ाहिर एपिसोड पढ़े तो वो पेस वाला फैक्टर तो था, इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी, क्योंकि जब ज़ाहिर एक कहानी बन चुकी है तो अब आपने नए तरीके से कैसे उसको सुनाना है, तो वो उसमें फिर जो कैरेक्टर्स थे वो मुझे अच्छे लगे कि भाई ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम लोग हैं रियल लाइफ के अंदर। कोई गलती भी कर रहा है, कोई सही भी है, कोई उसको टोक भी रहा है, कोई उसकी हेल्प भी कर रहा है। तो ये चीज़ जो है मुझे पामाल में अच्छी लगी थी। तो उसमें लेकिन फिर ये था कि ज़ाहिर है जब आप फिर डिसाइड कर लेते हैं एक दफ़ा कि मैंने नहीं ये प्रोजेक्ट करना है अब, तो वो ज़ाहिर है अब जितने भी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स होते हैं तो उसमें फिर बारीकियाँ होती हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा हुआ कि मैंने पहली दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ लिया, अच्छा जी कहानी समझ आ गई। देन फिर मैंने दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे उसमें नई चीज़ें नज़र आई। फिर यानी फॉर अ मंथ जो है वो मैं स्क्रिप्ट चाटता ही रहा, सुबह शाम। मैं जब तक शूट शुरू ही नहीं हुई तो वो मेरे पास टाइम था 1 महीने का, तो उसमें मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ता रहता था, नोट्स बनाता रहता था। तो ये मुझे बड़ी फैसिनेट की चीज़ कि वो जब भी मैं पढ़ रहा हूँ ना तो कोई ना कोई चीज़, कोई नया एंगल उसमें मुझे नज़र आ रहा है। सो मैं सो के अभी एडिट के ऊपर भी जब मैं बैठा होता हूँ तो कभी कभी मुझे कुछ चीज़ नज़र आती है कि अरे इसको हम यूँ ना कर लें, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आई बिलीव कि वो मेरा ख्याल है चूँकि रियल लाइफ कहानी है तो ज़ाहिर है वो फिर लेयर्स हैं उसके अंदर। वो आप अगर फिक्शन लिखेंगे तो मे बी इतना वो डीप ना हो। तो ये भी बढ़िया एक ना चीज़ मैटर करती है कि वो कितनी लेयर्स हैं, आप एक्सप्लोर करें। और ज़ाहिर है इंसान ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म की क्रीचर है, सही बात है। तो मे बी पहली लेयर किसी से कनेक्ट ना करे बट सेकंड लेयर पे कोई उसके साथ रिलेट कर सके। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी स्क्रिप्ट के अंदर। सबा कमर और उस्मान मुख्तार आपकी पहली चॉइसेस थे एज एक्टर्स फॉर मलिका एंड रज़ा? इसमें हुआ ये था कि जब स्क्रिप्ट मुझे मिला था तो मुझे बताया गया था कि इसमें हमने ऑलरेडी उस्मान से बात की हुई है। ओके, ठीक है। तो आप देख लें ये, तो मुझे लगा कि हाँ जिस तरह का कैरेक्टर है ये उस्मान बिल्कुल इसको कर लेंगे। और उसके बाद फिर मुझे इन्होंने बताया कि जी हमने सबा कमर को स्क्रिप्ट भेजा था तो शी इज़ इंटरेस्टेड। तो मुझे लगा कि ज़ाहिर अब सबा कमर है भी, मैं ना बोलने वाला कौन होता हूँ। तो ये नहीं, ये तो लक कह लें कि कास्टिंग इस तरह से हो गई। उसमें बीच में बस ये हुआ था कि सबा का वही केस नंबर 9 चल रहा था, वो किसी वजह से वो ज़रा उसमें डिलेज आ गए थे। तो एक पॉइंट पे सबा ने ज़रूर कहा था कि भाई ये मुझे नहीं, क्योंकि तब हमने इसको अप्रैल या मई के अंदर एयर करना था पामाल को। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैं फिर नहीं कर सकती। बट प्रोड्यूसर्स ने फिर ज़रा डेट पुश की एंड देन फिर आई वाज लकी इनफ के कास्टिंग ज़रा थोड़ी आसानी से हो गई, वरना आजकल ड्रामास की कास्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है शूट करना आसान है ड्रामे को, उसकी कास्टिंग मुश्किल हो चुकी है अब। OST ड्रामे का इट्स सो नाइस, इतना खूबसूरत है और इतना सही बैठ रहा है। वो यू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कैसे ये बना, या आपके पास आ गया बनाया फिर आपने उसको यूज़ किया? एनीथिंग दैट यू कैन शेयर अबाउट द OST विद अस? अच्छा, OST में मेरा ये था कि जो लिरिक्स हैं वो थोड़ा सा कह लें कि कहानी का खुलासा बयान कर रही हूँ। मेरे दिमाग में इनिशियली जो एक थॉट था वो ये था। So, मतलब आपने इनिशिएट कराया प्रोसेस OST का? ओके। अच्छा, वैसे मैं फ्यूजन म्यूज़िक का ज़रा फ़ैन हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है, जैसे जो पिछले भी दोनों ड्रामास के OST थे वो थोड़ा सा इसी तरह था कि वोकल्स जो हैं उसमें थोड़ा सा सेमी क्लासिकल हैं और
म्यूज़िक जो पॉप है। तो इसमें भी इनिशियली मेरा यही ख्याल था कि हम इसी तरह से कुछ करेंगे। मेरी जब डिस्कशन साद सुल्तान से शुरू हुई तो फिर जो मैं सोच रहा था वो कुछ और था, साद जो सोच रहे थे वो कुछ और था। अच्छा। तो फिर हम दोनों ने कहीं आके बीच में कि इस तरह से हम इसको OST को बनाते हैं। थोड़ा सा यानी मुझे ये था कि वोकल्स अगेन क्लासिकल सेमी क्लासिकल हों, तो साद ने मुझे जो वोकलिस्ट हैं इनका एक पीस सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर ये मैंने इन्होंने फिर ना थोड़ा सा साद ने कंपोज करके मुझे भेजा, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, फिर म्यूज़िक वाइज जो चीज़ मुझे मेरे दिमाग में थी वो मैंने उससे शेयर की कि हम म्यूज़िक इस तरह से कर लें। तो फिर साद ने कहा कि नहीं, ये जो आप चाह रहे हैं ना वो जो एक कॉमन है कि जी 4x4 की बीट के ऊपर टिपिकली म्यूज़िक बन रहा होता है, तो साद ने कहा नहीं, ये 3x3 की बीट के ऊपर है, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ से ऑनवर्ड्स फिर जो है ना साद और मेरी डिस्कशन काफ़ी होती रही और करते ये चीज़ जाके बनी। और ये चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है जो मैं इनिशियली सोच रहा था, बट देन फिर आई रियलाइज कि अच्छा साद जो है ज़ाहिरा माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, तो मैं फिर आई शुड ट्रस्ट हिम। I like this. I like this whole process जो आपका हाँ। हुआ है ना। हाँ। तो एंड में फिर मुझे कहा कि बस फिर ठीक है, ये जो चीज़ साथ ने बना दी, हम इसी के साथ जाते हैं फिर। तो अगेन मैंने फिर जब बन के आया तो जो करीबी मेरे जानने वाले थे, दोस्त थे, मैंने उनको सुनाया, तो सब ने कहा यार ये तो बहुत डिफरेंट है, इस तरह की OSTs होते नहीं हैं। मैंने कहा सही बताओ भाई, क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा था। उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा है और इसको करें, इसको रखें। तो वो ज़ाहिर है सिंस साद इज़ अ फैबुलस म्यूजिशियन, तो ही नोज़ कि क्या चीज़ है जो कन्वे कर सकती है जो कोई चाह रहा है। तो ये जो है ना क्रेडिट गोज़ टू साद सुल्तान। तो फिर आपने मैसेज किया उनको पहली एपिसोड या सेकेंड या थर्ड एपिसोड पे, जब आपने गाना लगा लिया एडिट में, OST लगा लिया सीन पर, आपने सोचा कि यहाँ ये कितना अच्छा बैठ रहा है, तो आपने साथ को मैसेज किया कि नहीं, उससे पहले ही नहीं था, तुम सही थे। अच्छा नहीं हमारी ऐसी कभी नहीं हुई कि भाई जो नहीं ऑफ कोर्स आपने बोला नहीं, मैं दिल में तो आपने सोचा था ना, मैं ऐसी आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। वैसे तो साद सुल्तान ने सुन लिया होगा अभी कैमरे पे ये सारी की सारी कहानी कि ये पीछे चल रहा था। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैंने कुछ नहीं कहा है। इन्होंने 4 दोस्तों से पूछा था कि आपका OST सही है या नहीं सही है। भाई वो तो होता ही है। अब ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं, but I can understand because you were so passionate about it. But it's a great collaboration, the both of you, जो आपने स्टार्ट किया। थॉट तो आपकी वो ये कि मुझे वही था कि वो सुनते ना, आपके आने से पहले भी मैं गाना वही OST सुन रही थी कि तेरे संग में चल पड़ी, सोची एक कुछ तेरे संग चलती मैं, हाँ चलती मैं, और सोचा एक पल भी नहीं, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ सो ट्रू ऑफ द द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो इट्स डन अमेजिंग। लेकिन आप लोगों ने बारिश वाला सीन जो था पहली एपिसोड का, सेकंड एपिसोड का, उसमें कुछ और यूज़ किया था, राइट? वो कुछ और था। And then I went and I kept looking for that, but then I later on discovered, तो ये भी बहुत अच्छा था, दोनों डिफरेंट थे उसमें, राइट? वो ये डिफरेंट थे। OST यानी और था जो शुरू, इवन जो सबसे पहली एपिसोड थी उसमें भी एक ट्रैक आतिफ असलम का है, विच इज़ कमली फिल्म थी, सबा की, सबत ने डायरेक्ट की थी, उधर था। अगेन असल में वो होता है ना, लोगों का एक प्रोसेस होता है। मेरा जो है ना कह लें कि थोड़ा सा दिमाग चलता है म्यूज़िक से, तो यानी अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ, मैं तुम्हें म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ, तो मेरा कुछ जो है ना कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं। तो ये इत्तेफाक से जब मैंने पढ़ लिया था पहला एपिसोड, और एक दिन मैं कमली का ही मैंने गाना सुना, ज़ाहिर पहले भी सुना हुआ था, बट उस दिन जब मैंने सुना तो मुझे लगा अरे ये तो उधर सिचुएशन में बड़ा फिट बैठता है। तो फिर मैंने सरमद से रिक्वेस्ट की कि भाई आपका गाना कमली का चाहिए यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसी तरह जो सेकंड एपिसोड था उसके लिए भी हमने 2-3 गाने देखे थे बारिश के सीन के लिए, बट ये वाला था जो बड़ा परफेक्टली उधर बैठ रहा था। तो मैं कॉन्स्टेंटली वैसे ना गाने ढूंढ रहा होता हूँ कि स्टोरीज़ में कहीं इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि बहुत ड्रामाज में बड़ा ज़ाहिर कॉमन है कि डायलॉग्स हो रहे हैं, कैरेक्टर आ रहा है जा रहा है,
बट खामोशी से एक बात जो कहनी है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि वो इस तरह से की जाए, और म्यूज़िक ज़ाहिर है उसके लिए एक सहारा बन जाता है कि वो बात जो है वो कन्वे भी हो जाती है और विदाउट एनी डायलॉग्स। तो वो कॉन्स्टेंटली मैं गाने ढूंढ रहा होता हूँ, और अक्सर मैं लोगों को मैसेज भी कर देता हूँ कि भाई परमिशन चाहिए आपकी इस गाने के लिए। आपकी जो सेकंड एपिसोड थी उसने जो मेरा दिल जीता, उसमें उस गाने का बहुत बड़ा रोल डेफिनेटली है। सो आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है। जो बारिश वाला सीन है, नाउ व्हाट अमेजेस मी इज़ दैट कि वो इतना इमोशनल सीन था, और जो आपकी बात है ना, डायलॉग्स उसमें बहुत कम है, वो बस लुक्स हैं जो रज़ा और मलिका एक दूसरे को दे रहे हैं। वो एक तो कहीं से आपके दिल को इमोशनली टच करती हैं, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू और व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, एंड शी इज़ वेटिंग फॉर हिम। तो वो स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही था, या ये आपने थोड़ा सा उसको जब डायरेक्ट कर रहे थे तब आपने थोड़ा सा चेंज किया उसको करते हुए? वो स्क्रीन प्ले लाइक दिस? ऐसे स्क्रीन प्ले तो बिल्कुल मुख्तलिफ था इस सीन का। Okay. और वो जिस तरह से लिखा हुआ था वो प्रोडक्शन वाइज थोड़ा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मुश्किल तो नहीं कहेंगे, बट ज़्यादा एफिशिएंटली हम कर लेते जैसे अभी हमने किया है, तो उसमें ज़रा सा एफिशिएंटली कह लें कि वो हो गया सीन। तो हाँ, स्क्रीन प्ले डिफरेंट था, उसको तो चेंज किया था। बट अगेन जो स्क्रीन प्ले ओरिजिनल था उसके अंदर एक दो लाइनें ऐसी लिखी हुई थी कि वो गाड़ी में बैठा हुआ उसको देख रहा है। ठीक है। तो उस एक जुमले से ना पूरा सीन फिर बन गया कि अच्छा फिर ये इधर है गाड़ी है, क्योंकि इनिशियली तो वो फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है, तो देन फिर वो एक पॉइंट पे वो अलग हो गई हैं। तो वो जो एक लाइन लिखी हुई थी ना स्क्रीन प्ले के अंदर, वो कहीं दिमाग में फंस गई, और वहाँ से जो है ना फिर कह लें कि ये पूरा सीन आपने विजुलाइज किया। हाँ, कि इस तरह से। सो बारिश आपका आइडिया था? नहीं, बारिश थी। बारिश स्क्रीन प्ले में थी। Okay. उसमें था कि ये इसकी गाड़ी जो है वो आके रुकती है और ये गाड़ी में से बैठा इसको देख रहा है। ओरिजिनली था कुछ केस में ये बारिश से बचने के लिए भागती है, तो इसकी जो सैंडल है या चप्पल है वो टूट जाती है, तो वो उस तरह से लिखा हुआ था। तो उसको थोड़ा सा फिर मज़ीद चेंज किया था। तो वो जो लाइन थी ना कि वो बारिश हो रही है और ये गाड़ी में बैठा उसको देख रहा है कि वो शी स्ट्रगलिंग, वो जो था उस एक जुमले ने कह लें कि वो पूरा सीन बना दिया था। तो फिर बारिश आप लोगों ने क्रिएट की, हाउ डिड यू गाइस शूट इट? एनीथिंग दैट यू कैन टेल अस अबाउट, और कितनी दफ़ा शूट किया आप लोगों ने? ये जो है ना एक थोड़ा सा ट्रिकी था सीन, क्योंकि बारिश रात में करना तो आसान है, अंधेरा है, बादल हैं नहीं है, आप फर्क नहीं पड़ता। दिन के अंदर बारिश करना जो है ना, वो अब टिपिकली होता क्या है कि दिन के अंदर बारिश हो रही है और धूप भी निकली हुई है, तो वो उस तरह से कन्विंसिंग नहीं लगता कि भाई धूप भी निकली हुई है बारिश भी हो रही है। ऑल दो है कभी कभी हो जाता है, बट स्क्रीन के ऊपर अच्छा नहीं लगता। तो पहली दफ़ा जब हमने ये सीन प्लान किया तो फिर तब समर्स थी, तो हम जो सूरज था वो काफ़ी लेट ज़ाहिर है गुरूब हो रहा था, और वो एक बड़ी लिमिटेड विंडो होती थी, घंटा सवा घंटा, कि जिसके अंदर लाइट इवन है। तो उसके अंदर मैंने कहा कि इसको ना थोड़ा सा मैं क्विकली सीन को शूट करेंगे 1 घंटे की विंडो के अंदर, जिसमें बारिश हो रही होगी, तो उसमें ज़ाहिर है चूँकि डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ी होगी तो ज़रा बिलीवेबल लगेगी बारिश। और हम सारे जो है वो मेरा ख्याल है वो हमने डिसाइड किया था कि 5 बजे ना हमें उस जगह पे होना चाहिए, क्योंकि 5:30 जाके ना कहीं ये लाइट गायब होनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग पहुंच गए 4 बजे। ओके। और ठीक ठाक उस वक्त धूप थी। अब हम बैठे हुए पानी का टैंकर खड़ा हुए, मोटर सारा वो सिस्टम। तो वो जो लोग आए हुए थे बारिश वाला पूरा सिस्टम लेके, उनको मैंने कहा भाई सही चल रहा है ना, क्योंकि 1 घंटे की विंडो है, इसके अंदर जो है ना कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सही है, सब चीज़ें रेडी हैं और ये वो। और उसके बाद फिर जब कोई 5 सवा 5 हुए और हमें लगा कि हाँ अब लाइट ठीक हो गई, अब हम बारिश का सीन करते हैं, तो वो बारिश का सिस्टम ही ख़राब हो गया। अब वो बारिश ही ना हो और लाइट जा रही है। अब सारे क्लोजअप्स में मसला नहीं है, लेकिन जो वाइट शॉट्स हैं जिसमें गाड़ी के अंदर वो बैठा उसको देख रहा है, वो ज़रा दूर खड़ी हुई है, इधर बारिश नज़र नहीं आ रही, इधर बारिश करो उधर करो, वो
एक chaos उस वक्त हो गया, जो हम 4 बजे पहुंचे थे और सारे रिलैक्स बैठे हुए थे ना कि एक घंटे बाद हम शूट शुरू कर लेंगे और ये हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो जो 1 घंटा था वो chaos की नज़र हो गया पूरा। और फिर जब डे लाइट चली गई और अब आधा ही सीन शूट हुआ था और डे लाइट बिल्कुल चली गई, तो फिर जो है मजबूरन अब हमने डिसाइड किया कि आना पड़ा आपको। दूसरे दिन तो नहीं आए थे, फिर तो हम मेरा ख्याल है कोई महीने बाद आए थे, क्योंकि स्केड्यूल इतना टाइट होता है ना कि वो फिर ठीक है। हाँ ये नहीं एग्जैक्टली, होता। आपके तो वो डेज होते हैं कि हमने हाँ। एक दिन ये करना है, दूसरे दिन वो करना है। तो वो फिर नेक्स्ट स्पेल हमारा एक स्टार्ट हुआ महीने बाद, उसके अंदर फिर वो एक जगह बनाई कि अभी इस दिन जो है, तो उस दिन तो फिर और मैं अच्छा इत्तेफाक ऐसा था कि वो दिन थे बरसात के, जब हमने नेक्स्ट टाइम इसको शूट करना था, तो रोज़ बारिश वैसे ही हो रही थी, बादल थे। मैं कहा चलो आसान हो गया ये तो काम, बादल आए हुए हैं रोज़, हम अब सुबह 9 बजे भी शूट शुरू कर लेंगे, मसला नहीं है क्योंकि बादल तो रहेंगे। लेकिन कहाँ, ऐसा तो फेरी टेल्स में होता है। अब जब हम पहुंचे उस दिन तो ऐसा टिका के सूरज निकला हुआ था, फिर हम शाम तक बैठे रहे फिर। और फिर खैर लेकिन उस दिन जो है ना, मैंने कहा भाई जितनी देर हम बैठे हुए थे, मैंने कहा दिखाओ, चलाओ बारिश, मैं अभी देखूं पहले। तो उस दिन खैर सही था सारा, और फिर वो जो 1 घंटे की अगेन 1 डेढ़ घंटे की विंडो थी, उसके अंदर ये पूरा सीन शूट हुआ। तो बट जाहिर है ये चीज़ें जब 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 सीन फिर लेकिन आप एडिट पे देखते हैं वो बन जाता है, तो फिर वो जो ख्वारी है ना वो आप भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत खूबसूरत शूट किया हुआ था, एंड बारिश डिड एड एन इफेक्ट टू द होल थिंग। फिर हम अब सीन्स की बात करें तो हम थोड़ी सीन्स की बात कर लेते हैं। वो जो दूसरा सीन था एक और, जिसमें हॉस्पिटल में रज़ा बीमार होता है और दोनों की लड़ाई भी हुई होती है, फिर मलिका आती है तो वो उसको हक करती है, दोनों को रियलाइज़ होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन ईच अदर्स लाइफ। वो भी ऐसे ही था, या वो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ये एक्शंस हो गए सबा से और उस्मान से, या व्हाट वाज इट अबाउट दैट सीन दैट यू कैन टेल अस? नहीं ना, वो पेपर पे सीन ऐसा था और ना ही जो है वो उस वक्त जो है ना ये डिसाइड हुआ था कि ये नहीं, वो रिहर्सल ज़ाहिर है हर सीन से पहले एक आधी रिहर्सल होती है कि इस सीन को ऐसे करें वैसे करें। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी कि भाई अच्छा इनकी इतने अर्से सेपरेशन रही है और यहाँ पर ये पिटा है, उधर उसको पता लगा कि भी वो हॉस्पिटल में है, तो वो जो इमोशंस हैं ना वो मुझे लग रहा था कि इस वक्त हाई होंगे। तो मुझे था कि ये जो है ना एक तो स्टैंडर्ड तरीका है कि वो हॉस्पिटल में आई, कमरे में एंटर हुई, रज़ा क्या हुआ, और वो हाथ पकड़ के बैठ गई उसका कि रो रही है, ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो वो मुझे था कि मे बी आम हालात में ये सीन ठीक होता, बट अब इतना अर्सा सेपरेशन के बाद जब वो वापस आ रही है उसमें ना ये फिर वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी। तो ये फिर मैंने दोनों एक्टर से पूछा भी अगर हम इस तरह से सीन करें, तो उस्मान वाज रिलक्टेंट कि आई डोंट नो, सबा को भी था कि कुछ अजीब तो नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई हम इसको कर लेते हैं, देन प्लेबैक आप लोग भी देखें, मैं भी देखता हूँ, अगर हमें लगा कि ये सही नहीं लगा तो हम दूसरी तरह से शूट कर लेंगे। तो फिर हमने शूट किया, दोनों एक्टर्स ने प्लेबैक देखा, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सही है। तो फाइनली फिर सीन इस तरह से। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो हाथ पकड़ने वाला इमोशन तो नहीं था, बिकॉज दे वर बोथ वेरी वेरी इमोशनल। वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरे थे दोनों, जिसकी वजह से ये हुआ था। वॉज देयर पॉइंट जब आपको ये हो रहा था कंसर्न के जो स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट में ऐसे करूँ कि वो प्रीची ना हो जाए कहीं बहुत ज़्यादा? बिकॉज मुझे लगता है पामाल में बहुत से मैसेजेस हैं, तो हर जगह आप कोई ना कोई मलिका के थ्रू कोई चीज़ देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। अच्छा, ये फैक्टर है कि मुझे इस चीज़ से चिढ़ भी है, डर भी है कि प्रीची ना हो। उसमें जो है ना, अब जैसे बल्कि हमारे स्पेसिफिकली ये कॉलेज में उन्होंने बताया कि जब आप इस तरह से अगर कोई स्टोरी बता रहे हैं तो उसको आप प्रीची नहीं कर सकते। उन्होंने एग्जांपल्स हमें दिखाई, सीन्स दिखाए कि भाई ये आपने नहीं करना। तो एक तो वो चीज़ भी दिमाग में बैठी हुई थी कि आपने अगर किसी को बात बतानी है तो इस तरह से नहीं करनी है। एंड देन अगेन वो तरीका बहुत पुराना हो चुका है, अब उस तरह से ज़ाहिर है नहीं किया जाता, स्क्रीन राइटिंग के अंदर वो चीज़ें अब नहीं हैं।
तो एक तो ये था कि मुझे भी था कि उस तरह से ना लगे। सेकेंडली ये कि अगेन स्क्रिप्ट में भी कुछ इस तरह से नहीं था ओके डायरेक्टली कि कोई लेसन दिया जा रहा है और वो अगेन लाइक आई सेड कि उसमें इतनी लेयर्स हैं, तो वो आपको एक पॉइंट पे वही मैं बताऊँ ना, मैंने पहली दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आईं, सेकंड टाइम पढ़ा तो मुझे कुछ और चीज़ें नज़र आईं। तो वो उस इटसेल्फ उन कैरेक्टर्स के अंदर या पूरी कहानी में लेयर्स थी जिसकी वजह से उस तरह से मुझे एक्टिवली एफर्ट नहीं करनी पड़ी कि नहीं यार ये पीची हो रहा है, इसको चेंज करें। तो उस मामले में तो स्क्रिप्ट जो है ना वो उसने हेल्प की, डेफिनेटली हेल्प की। अच्छा, जब मैं ड्रामा देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि आपने एक औरत के इमोशंस को या एक औरत का जो पूरा एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम फॉलिंग इन लव टू चेंजिंग फॉर दैट पर्सन, और वो किन किन स्टेजेस से गुजरती है, वो बहुत आपने एप्टली एग्जीक्यूट किया, स्क्रीन पे ट्रांसलेट किया। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में लिखा होगा, जैसे आप भी कह रहे हैं कि कैरेक्टर के इतने लेयर्स थी और आपको हर बार हर कैरेक्टर के बारे में एक नई चीज़ सोचने को मिलती थी, तो ये स्क्रिप्ट में तो होगा, बट उसको एग्जीक्यूट करना तो आपके ऊपर आता है। आर दे एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव गॉन थ्रू योर सेल्फ, कि आपने आसपास अपने देखा है क्या है कि आप एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सके? अब ये होता है कि ज़ाहिर है आपके इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियाँ हैं। और सॉरी मैं आपको कट करूँ, अभी अभी भी आपने एक बात बोली थी, आपने कहा कि वो दोनों जब मिले होंगे सेपरेशन के बाद तो उनकी इमोशनल इंटेंसिटी इतनी हाई होगी कि हाथ पकड़ने से नहीं होगा, यू नो। एंड आई फील दैट, सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि ये इतनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग where do you derive it from, you know? Are these, you know, are these observations? Is this your education? Is this your personal experience? Like what? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अब ये मेरे लिए वैसे एक नई बात है जो आपने कही है कि किस Okay. तरह से इमोशंस बताए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एज अ डायरेक्टर आपने कहानी एक ऑनेस्टली सुनानी है, अच्छे तरीके से सुनानी है। बिल्कुल। बट अगर जो अब बात आप कर रही हैं, अगर मैं सोचूं तो आई वुड से कि ज़ाहिर है एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आपको पता चलता है। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो जमा हो के मेरा ख्याल है फिर ज़ाहिर है जो इवेंचुअली आप देखते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है Finally, we have a tricky question. और अगेन अब मुझे नहीं पता कि जो आप बात कर रही हैं वो मैंने एक्टिवली उसके बारे में सोचा, बट ज़ाहिर है जब आप कैरेक्टर्स हैं एक आप नक्शा बना लेते हैं कि ये कैरेक्टर ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, इस तरह से बोलेगा, नहीं बोलेगा, तो वो जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर रह के ही सब कुछ आप एक्टर्स को गाइड करते हैं कि भाई ये इस तरह से। जैसे मिसाल के तौर पे एक सीन जिसके बारे में मैं सोचा कि इसको करना कैसे है, जब पहली मर्तबा ये बारिश वाला सीन हो जाता है, उसके बाद रज़ा कॉल करता है मलिका को कि मैं आपको पसंद करता हूँ, और जब उसके भाई भाभी होके जा चुके होते हैं मलिका के घर से, तो वो जैसे मैंने सोचा उसके बारे में कि एक बंदा जो इतना रिजर्व्ड और इस तरह से ये बोलेगा कैसे पहली मर्तबा किसी को, प्रॉब्ली क्योंकि रज़ा की लाइफ में माँ बाप तो बचपन में चले गए, बहन भी कोई नहीं थी, मोस्ट प्रॉब्ली कोई बोर्डिंग स्कूल में रहा, ऑल बॉयज़, उसके बाद भी हायर स्टडीज़ में कभी हमने ना रिवील किया ना उसकी बैक स्टोरी में है कि कोई इसका कोई इस तरह से इंटरेस्ट रहा हो किसी लड़की का। तो अब जब ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो किसी औरत से ये बात करने जा रहा है तो वो किस तरह से बात करेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो अगेन वही बात है कि जब आप सोचते हैं कि ये कैरेक्टर इस तरह से बिहेव करेगा तो वो चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि मैंने कहा कि भी इस तरह से एक सीन करते हैं और वो उन्होंने किया और फिर मैं कहा नहीं ये या ज़्यादा हो रहा है या कम नहीं हो रहा है, इसको बढ़ा लें, इसको कम कर लें। तो वो फिर ज़ाहिर ऑन सेट भी ये चीज़ें हो रही होती हैं कि आपने सोचा कुछ और होता है, बट जब आपको लगता है, जब वो एक्चुअली होता है तो फिर आपको लगता है कि नहीं। तो प्रॉब्ली वो वही बात होगी कि जब मलिका ने ये करना है वो करना है और
सबा ने उसको उस तरह से परफॉर्म किया होगा, तो मुझे लगा होगा कि नहीं ये इस तरह से नहीं करेगी, इस तरह से करेगी, या जो मैं सोच रहा था ये तो उससे बेहतर सबा ने परफॉर्म कर दिया है। तो वो अगेन बड़े बड़े ट्रिकी क्वेश्चन में फंसा दिया आपने मुझे। So it's a collaboration of a lot of things. You think about one thing लेकिन सेट पे जाके अक्सर वो चेंज हो जाता है या वो आप ही दोबारा उसको सोच लेते हैं। एक अभी जैसे ना रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, वो एक जगह पढ़ाता है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को सेट पे लेके आया था, और उधर ना उसके एक स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन किया था कि डायरेक्शन करते हुए आप क्या सोच रहे होते हैं, या प्रोजेक्ट जब आप एक डिसाइड करते हैं कि इसको डायरेक्ट करना है, तो वो उस वक्त भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अच्छा इसका सवाल का क्या जवाब है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि या मैंने उसको भी यही जवाब दिया था कि हाँ, आपको ना कॉन्स्टेंटली अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उन पे नज़र रखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने एक जगह लाइटिंग के क्लासेस देनी थी, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे ना, मुझे उनका बिहेवियर बहुत ही नॉन सीरियस नज़र आया, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी टीचर से बात हुई, उन्होंने कहा कि सैडली ये है सिचुएशन कि ना ये लोग इतना सीरियसली लेते नहीं हैं चीज़ों को। अब अगर एक इस तरह का बंदा है जो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता, या किसी एक क्या कहेंगे कोकून के अंदर से लाइफ गुजारी है, बबल में गुजारी है, अब वो अगर डायरेक्ट करेगा तो मेरा ख्याल है वो शायद डेप्थ ना हो, they will miss the sensitivities and finer Exactly. details. Yeah. तो वो मेरा ख्याल है वो मे बी आज से मैं 10 साल पहले पामार डायरेक्ट करता तो शायद बहुत चीज़ें मैं मिस कर जाता, स्किप कर जाता। कुछ चीज़ें जो है एक्सपीरियंस और टाइम से ही आती हैं आपको। आती हैं। That's true. फिनिश कह लें, फिनिश जो है ना वो एक्सपीरियंस और टाइम के साथ आती है। You are so right. इसका मुझे लगता है एक्सपीरियंस का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तजुर्बे का जो उर्दू में कहते हैं वो। स्क्रिप्ट में ना जैसे वी वर कॉन्स्टेंटली स्केयर्ड कि रज़ा ना, जब बीच में दोनों की थोड़ी सी लग रही थी कि रज़ा इसको मारेगा, फिर आपने प्रोमो भी एक ऐसा दिखाया, हमने कहा ओहो हो, वो टाइम था जब हमने कहा ओहो पामाल इज गोइंग द सेम टाइम, सेम रास्ता, और ये अब इसको मारेगा, अब क्या होगा। लेकिन खैर ग्लैडली वी सॉ दैट आप लोगों ने नहीं दिखाया कि मारा, बल्कि मुझे इंटरेस्टिंग ये बात लगी कि उसने उसको मारा नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसका बिहेवियर ऐसा दिखाया कि वो स्कार करता है इमोशनली मलिका को। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, जो इमोशनल अब्यूज़ होता है विदाउट फिज़िकल अब्यूज़ के, उसको आप लोगों ने हाईलाइट किया। उसके पीछे क्या थॉट थी, वो एक कॉन्शियस आपकी एफर्ट थी कि यार थप्पड़ नहीं दिखाना हमने, यार हमने मार नहीं दिखानी, हम फोकस करेंगे इमोशनल अब्यूज़ पे, या द सीन वाज लाइक दैट? अच्छा, एक तो ये कि थप्पड़ स्क्रिप्ट में भी नहीं था, कहीं नहीं था, ओके। और मुझे भी नहीं लगा कहीं पे कि भाई ये जायज़ चीज़ है, यहाँ पे होना चाहिए। यानी ऑब्वियसली ये जो थप्पड़ के मतलब फिजिकली भी वो उसने कुछ नहीं किया उसको ना ज़्यादा, बिकॉज एक जगह वो देखती है शीशे में अपने आप को कि यहाँ वी वर रियली स्केयर्ड, क्योंकि अब ये पहली बार हुआ है। विच इज़ ऑल्सो वेरी, आई फेल्ट दैट उधर से भी ना रिलेटेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उस हद तक मार नहीं पिटी होगी या उस हद तक फिजिकल अब्यूज़ नहीं होगा, लेकिन हल्का सा एक थ्रेट हुआ होगा जो मलिका को फील हुआ, उसका मुझे लगा था। वही बात है कि अच्छा, अब जैसे मेरे दिमाग में था कि ये जब रज़ा का ना एक गुस्से का भी एक आर्क होना चाहिए, ये रैंडम नहीं होना चाहिए कि वो अगर भाभी के साथ शॉपिंग पे गई है तो उधर भी वो वैसे ही चीखना चिल्लाना कर रहा है जैसे बच्ची को स्कूल से पिक करना वो भूल गई है। तो शुरू के जो उसके एपिसोड्स हैं गुस्से के, उनको मैंने कोशिश ये की थी वो थोड़े से हल्के रहें, एंड फिर ये जो अपार्टमेंट वाला पोर्शन आता है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए, तो वहाँ पे अगेन जैसे हॉस्पिटल का सीन था, ये सीन भी मुझे लगा कि ये जो है ना चीखने चिल्लाने से बात नहीं बन रही है। तो उस्मान को मैंने कहा कि एक चीज़ ट्राई करते हैं, आप इसको ना बाजू से गुस्से से पकड़ लें। उस्मान वॉज रिलेक्टेंट कि ये जो है ना कुछ अजीब सा ना हो, बट फिर अगेन मैंने कहा कि भाई करके देख लेते हैं, अगर नहीं सही लगेगा तो ऑब्वियसली हम इसको स्किप कर देंगे।
तो वो अगेन उसके गुस्से की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए वो एक चीज़ ऐड की थी, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, ये वहाँ पे मुझे ऐसा लगा पहली टेक के बाद कि ना समथिंग्स मिसिंग। तो वो जो मैं सोच रहा हूँ इसके आर्क, गुस्से का आर्क, उस क्रेशेंडो तक पहुँचने के लिए ना ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा, बट अगेन ज़ाहिर फिज़िकल वायलेंस हम ड्रामों में बहुत दिखा चुके हैं, हम रियल लाइफ में बहुत देख चुके हैं। आई वुड ट्राई कि ऐसी चीज़ ना ही हो। लापता में भी एक था सीन जो मैं लिखा था, बट वो भी सिर्फ इसलिए वजह था कि वो जवाबन वो भी शी स्लैप्स हैं। तो एक्टिवली तो मेरी कोशिश है कि भी इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो ना ही दिखाई जाए। ऑलरेडी बहुत कहानियाँ जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों चाह रहे थे कि रज़ा के गुस्से की भी डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट मतलब ऐसे क्रेशेंडो हो? व्हाई दैट थॉट? क्योंकि अगर वो पहले ही दफ़ा में भी उसी इंटेंसिटी से चीख रहे जो वो आगे जाके चीख रहे हैं, तो फिर वो तो बहुत एक आपको पता है कि आएगा ही चीखेगा चला जाएगा। तो वो थोड़ा सा बिल्ड करना कि टाइम के साथ उसका एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो वो चीज़ें, क्योंकि जैसे मलिका का है कि वो शुरू में तो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड अब वो भी खामोश है कि ये चीखेगा मैं सुन लूँगी बस। तो वो दोनों के आर्क्स हैं उस कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनके बीच होते हैं उनके। अच्छा, तो मलिका बिल्कुल नीचे जा रही है अपने गिविंग अप कंट्रोल में और टूटती जा रही है, और ही इज़ बिकमिंग मोर ऑफ अ मॉन्स्टर बाय एवरी पासिंग ईयर, यू नो, दैट्स व्हाट। दैट्स एंड उसका कंट्रोल, जितना वो कंट्रोल गिव अप करी उतना कंट्रोल उसका ज़्यादा होता जा रहा है। एंड वो सीन भी बहुत अच्छा था जब वो स्कूल से शी कांट पिक अप हादिया वापस आती है, वो मतलब, एंड ज़बरदस्त बात ये थी कि बिल्कुल वो मतलब उसने कोई उसको मारा नहीं, लेकिन वी कुड फील कि ओह मलिका की तो हालत ख़राब। इनफैक्ट हम सब डर रहे थे मलिका के लिए कि ये क्या फेस करेगी अभी जब घर जाएगी, तो इसको तो बहुत इसकी पेशी होगी, यू नो, उससे। तो वो भी इमोशंस बहुत अच्छे डिपिक्ट किए हुए थे और आपने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था। वॉज ए पॉइंट जहाँ पे सबा ने, उस्मान मुख्तार ने आपको बहुत सरप्राइज़ किया, और समथिंग दैट दे डिड, समथिंग दे यू नो शोड, एनीथिंग दैट यू कैन शेयर? अच्छा, सबा का तो ज़ाहिर है शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, तो वो आप अगर उनको कहेंगे ये चाहिए तो आपको ये इमोशन मिलेगा। कुछ बीच में सीन थे, रोमांटिक सीन्स थे, उस्मान ने कहा मेरे से तो नहीं होंगे। ओके। मेरे से नहीं होंगे, इसको चेंज करें। हाँ। तो फिर पुश किया उस्मान को, तो उस्मान ने किए और अच्छे किए, बहुत अच्छे किए। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई कर तो रहे हैं आप। तो लेकिन इस किस्म के जब सीन आते थे ना, उस्मान को होता था कि वो उस्मान हिमसेल्फ सेड कि भाई जो लोग कर लेते हैं ना रोमांटिक सीन, उनको सलाम है, कह रहा मेरे से नहीं होते। बट मेरा ख्याल है अच्छे किए उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे अपने एक फाइन लाइन के साथ खेला है, आपने हल्का सा बाउंड्री को पुश किया है, बट यू हैवंट रियली क्रॉस द बाउंड्री हियर, सो यू पुश द एनवेलप अ लिटिल बिट, आई फील। अल्लाह ना करे मैं बाउंड्री क्रॉस कर जाऊं किसी दिन। नो नो नो, आई डिडंट मीन दैट, बट आई मीन कि थोड़ा सा यू नो एक वो प्रोवोकेटिवनेस की एक फील आती है, व्हिच यू केप्ट, आई फील। हाँ, ये कुछ लोगों ने मुझे कहा है, तो आप एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा देखेंगे, मैं जानबूझ के उस तरह से नहीं करता कि भाई थोड़ा सा इसको हम पुश करते हैं और हम थोड़ा वो करते हैं, बट अगेन वही बात है कि आप जब चीज़ें सोचते हैं तो आप को लगता है कि अच्छा ये तो हो गया, बट सिचुएशन ऐसी नहीं है, इट नीड्स समथिंग एल्स। तो अब वो मियाँ बीवी का जो रोमांस है वो डिफरेंट है। ज़ाहिर है उसमें जब वो लड़ रहे हैं वो चीज़ और है, जब वो उनकी सुलह सफाई हो गई वो चीज़ और है। तो वो बिलीवेबल करने के लिए थोड़ा सा उसको अगेन वो जब आप मॉनिटर देख रहे होते हैं ड्यूरिंग द शूट, आपको समझ आ जाती है कि हाँ ये सही है या ये सही नहीं है। तो वो मेरी कोशिश एक्टिवली नहीं होती कि हम कुछ चीज़ पुश करें, बट अगेन सिर्फ स्टोरी के लिए होता है कि ये चीज़ जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रही, द सीन डिमांड्स मच मोर, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है। फिर एक और चीज़ जो विच रियली यू नो स्टूड आउट फॉर मी वाज जो आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी ना बहुत से इमोशंस की। सो यूजुअली हम बहुत वो एक टिपिकल रूट लेते हैं कि फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं या बहुत ही रोना धोना,
थोड़ा बहुत इसमें भी हमें आया, लेकिन 100% नहीं था। जैसे जब मलिका और रज़ा की सेपरेशन होती है बीच में, वो जेल वाली चीज़ के बाद, तो वो आपका एक सीन था जिसमें मलिका आपने ऊपर से सीन लिया और मलिका लेटी हुई है, यू नो, विच वॉज शोइंग कि हाउ शी फील्स अलोन। टू मी इट सीम लाइक दैट। फिर जब उसको रज़ा वाली बात पता चलने वाली होती है, तो वी सी के वो अकेली कहीं जा रही है, उसको पीछे से रज़ा की आवाज़ आ रही है। सो वी न्यू ऑलरेडी कि समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। हमें ये नहीं इतना शायद अंदाज़ा था कि क्या है। ये भी आपका अपना इनिशिएटिव था। इट इज़ समथिंग दैट यू फेल दैट, यू नो, इट विल मेक इमोशंस मोर, यू नो, फील ज़्यादा होंगे इमोशंस अगर आप इस तरह दिखाएंगे। क्या इंटेंशन थी आपकी उससे? और या फिर वो आपका अंदर का डीओपी जागा था वाह उस वक्त? नहीं यही बात है। क्योंकि एक और दो चीज़ें, वो अभी जो रीसेंट एपिसोड थी जिसमें माँ को पता चलता है फाइनल रिपोर्ट्स के बाद, वो आपने बाहर से लिया है शॉट, वो विंडो के क्रॉस, एंड यू नो नो डायलॉग्स, माँ ऐसे करी है, फिर मलिका, फिर वो ऐसे हाथ नीचे करती है, मलिका भाग के आती है, उसको गले लगाती है। सो वी न्यू विदाउट एनी डायलॉग्स ओके माँ को पता चल गया, एंड दे बोथ डेविस्टेटेड। सो सच सीन्स अब मुझे और नहीं याद आ रहे, बट आई हैव नोटिस्ड, यू नो, कि जैसे आनिया आया था जब घर में पहली बात, अनस आता है उसके घर मलिका को मिलने, तो योर व्यू वॉज फ्रॉम हेयर, विच शोड मे बी टू अस के, यू नो, वाओ ही इज़ फीलिंग दिस इंटेंस प्रेशर ऑफ कि वो किधर आया है, कि मलिका कहाँ से कहाँ चली गई है। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो कि अ लॉट ऑफ टाइम्स इन पामाल आई फेल्ट कि जो इमोशंस थे ना वो विजुअली रिप्रेजेंट हो रहे थे। ये नहीं, आपने बात सही की है कि ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, वो जो अंदर के डीओपी है ना, वो छलांग मार के बाहर आ जाता है। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मैं एज डीओपी जो है वो रॉजर डीकिंस हैं, एक ब्रिटिश सिनेमेटोग्राफर। मैं बड़ा उनका फ़ैन हूँ और मैं बड़ा ना उनको फॉलो करता हूँ। तो उनका यही है कि भाई जो आपकी लाइटिंग है, आपका फ्रेम है, वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए स्टोरी को। अगर आप व्यूअर का ध्यान आपकी खूबसूरत लाइटिंग पे जा रहा है और आपने फ्रेम कितना सजा दिया है, तो वो तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा स्टोरी से। तो देन फिर एज ए डीओपी मैंने ये चीज़ कोशिश करनी शुरू की कि जब मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ तो वो सीन में क्या बताना चाह रहा है, तो मैं विजुअली भी उसी तरह से शॉट्स वगैरह ऑब्वियसली डायरेक्टर को बता के कि भी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसको कैसे कर लें। तो वो यही होता था कि मेरी कोशिश होती थी कि जो मैं एक फ्रेम सोच रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट करे उसकी स्टोरी को। तो ये जब इस किस्म की सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे अब अनस कुछ सोच रहा है, अच्छा अब होता क्या है टिपिकली कहानियों में कि ना वॉइस ओवर लिखे हुए होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ एक कि अगर अनस आया है और उसने देखा है कि यार ये बड़ा अच्छा घर है, तो वो वॉइस ओवर आएगा, अरे यार इसका घर तो बहुत अच्छा है, मुझे ना ये मुझे पसंद नहीं है पर्सनली ये। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि अच्छा इसको विजुअली कैसे बताया जाए। तो वो वहाँ पे फिर वो जो डीओपी वाली है ना चीज़, वो होती है कि अच्छा अगर ये देख के इम्प्रेस हो रहा है तो लेट्स क्रिएट अ फ्रेम कि जहाँ पे लगे ऐसे कि ये इम्प्रेस हो रहा है। तो वो बस वो कोशिश होती है कि वो मीनिंग कन्वे हो जाए विदाउट सेइंग डायलॉग या वॉइस ओवर। बट सबा वाला सीन जो था जहाँ पे वो ग्रीन एरिया में लेटी हुई और ऊपर से वो स्क्रिप्ट में था, आपने सोचा? एंड इवन वो जब वॉक कर रही हैं अकेले, अच्छा वो स्क्रिप्ट में उस तरह से नहीं था। सबा को ख्वाब आता है, नाइटमेयर आता है, बट वो नाइटमेयर कुछ और लिखा हुआ था। तो उसको मैंने थोड़ा सा फिर नाइटमेयर को चेंज किया था। तो वो अच्छा वो आता है जब वो हॉस्पिटल में लेटी हुई है, वो सो रही है, उसको नाइटमेयर। तो वो बस मुझे लगा कि चूंकि इसी एपिसोड में रिवील हो ही रहा है कि उसको कैंसर है, तो फिर हम एपिसोड का स्टार्ट इसके नाइटमेयर से ही कर लेते हैं, क्योंकि नाइटमेयर में आगे रिपीट होने ही है। तो बस वो ये हुआ था, वो नाइटमेयर स्क्रिप्ट में था बट उसको चेंज कर दिया था। उसकी प्रेजेंटेशन में। जी। रज़ा जो है वो नार्सिसिस्ट है, या रज़ा एक वो इंसान है जिसकी बचपन के जो ट्रॉमास हैं वो अब उसको आके हॉन्ट कर रहे हैं? व्हाट वाज रज़ा इन योर माइंड? अच्छा इसके लिए ना, ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे भी इस किस्म के कुछ सवाल आए थे। कुछ मैंने एलेना के थ्रू ज़ंजीबील से भी पूछे, बट फिर मैंने अपने तौर पे भी ये किया था कि साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया है। अच्छा आपने किया? जी कि डॉक्टर नौरीन है, उनसे मैंने रब्ता किया कि भाई ये इस तरह का एक कैरेक्टर है कहानी के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हो सकती हैं।
और सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें मैं सोच रहा था तो उन्होंने वो कहा कि हाँ इस तरह से। अब जैसे हम एक चीज़ स्टैब्लिश कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स उनका नहीं। इंतकाल हो गया था, तो बोर्डिंग स्कूल का फिर हुआ कि बोर्डिंग स्कूल में ये गया है और वहाँ पर बुली हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मैंने थोड़ा पहले दे दिया है बट ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वो उसका बचपना अकेले में गुजरा है। लेकिन वो कहता भी है नॉट रियली, बिकॉज वो अपने भाई को जब शिकवा करता है गोल्फ वाली जगह पे तो कहता है कितनी बार मैंने आपको बुलाया, आप नहीं थे, आई वाज ऑल अलोन। बिल्कुल बिल्कुल। उसने जब पहली बार तो वहीं से हमें अंदाजा हुआ कि ओ, तब हमें समझ आई कि एक वो पजल का पीस सॉल्व हुआ कि ओ व्हाई इज ही लाइक दिस, बिकॉज ही फेस दिस चीज फ्रॉम हिज ब्रदर। तो उसका यानी हाँ बचपना यूं अकेले में गुजरा और बोर्डिंग स्कूल के अंदर वो कॉन्स्टेंटली बुली हुआ। तो अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ जब डिस्कशन हुई तो वो ये हुआ कि अब जो इस तरह के लोग हैं, अगेन हर केस वेरी करता है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग बोर्डिंग स्कूल जाते हैं बट हर एक तो नहीं रज़ा की तरह निकलता। बट ये केस ऐसा है कि अब चूँकि उसके पास कोई नहीं था, अगर वो स्कूल में बुली हो रहा है, बोर्डिंग स्कूल में बुली हो रहा है, उसके पास कोई है नहीं जिससे वो ये बात करे। कोई किसी से वो ना शिकायत कर सकता है, ना ही कोई उसकी हेल्प कर सकता है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें अमूमन ये होता है कि अब जैसे ये बच्चा है तो इसके अपने टॉयज़ हैं, उसकी अपनी चीज़ें हैं, ये फिर उनके साथ इंटरेक्ट करता है। और अब उसका अब ज़ाहिर है एक टॉय है, वो तो नहीं हाँ या ना में जवाब दे रहा, वो तो नहीं आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है या आपको बुली कर रहा, तो आपको लगता है कि अच्छा ये मेरी साइड पे है, तो वो ओबे कर रहा है आपको। तो जो उसके ऑब्जेक्ट्स, उसकी चीज़ें उसके हैं उसके पास, वो उनके ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है, क्योंकि और तो कोई है नहीं जिसको वो करे। और वही कंट्रोल फिर आगे जाके उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया है। जब भाभी कह रही है कि मैं ये कर दूं हमारे, उसको मना कर रहा है, और फिर जब मलिका उसकी लाइफ में आई है तो उसने मलिका को उसी मैनर में कंट्रोल करने की कोशिश की है जिस तरह वो अपनी चीज़ों को करता रहे। तो इंसान से ज़्यादा कहीं बैकग्राउंड में उसके दिमाग में मलिका इज़ एन ऑब्जेक्ट जो उसको ओबे करेगी। जहाँ पे मलिका कुछ और करती है तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है कि ये, तो वो जो गुस्सा बचपन का दबावा था वो अब उसका जाके निकल रहा है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ बैक स्टोरी बनी थी जिसकी बेसिस पे फिर रज़ा का जो ट्रिजेक्ट्री है, किस तरह से ये कैरेक्टर बिहेव कर रहा है। तो वो जो एक चीज़ है ना, जब वो ग्रोसरी करने चली गई और वो उसमें चीख रहा है और ये वो, तो वो उन्होंने कहा कि इसको हम टिपिकली कहते हैं अनप्रोपोर्शनल इमोशनल रिस्पॉन्स। कि अगर वो चली गई है ग्रोसरी करने तो आपने उसको बता दिया कि भाई ग्रोसरी तो मैं आ रहा था ऑफिस से, हम चले जाते ग्रोसरी करने, लेकिन चीखना चिल्लाना वो अनप्रोपोर्शनल उसका एक रिस्पॉन्स है। तो ये फिर ऐसे कैरेक्टर्स में पैदा हो जाता है कि वो एक चीज़ को एकदम से समझते हैं कि ये चूँकि हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है तो इसको हमने कंट्रोल करना है। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट रिसर्च, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील कि हमारे ड्रामों में अक्सर आई फील अगर हमने थोड़ी सी रिसर्च कर ली होती तो वो कैरेक्टर, वो स्क्रिप्ट कितना बेहतर होता है। एंड दिस इज़ अ लिविंग एग्जांपल कि क्योंकि आपने जो बात की उसमें आई थिंक हम लोग 60% तो हम लोग ये समझ गए थे कि कहाँ से उसका आ रहा है। 40% जो आप डीप जा रहे हैं विच इज़ सो इंटरेस्टिंग कि वो इस तरह टॉयज़ को कंट्रोल करता है। एंड वो चीज़ वो भी डिड यू एवर फील कि ये भी या आगे जाके आएगा, ये भी कॉन्वर्सेशन में बता देते अगर ड्रामे में फॉर दिस कैरेक्टर ये कंसिडर किया आप लोगों ने, या आगे जाके हमें शायद कुछ इस तरह का सुनने को मिले? ग्लिम्पसेस आएंगे इसके, बिकॉज आई फील ऑडियंस भी इंटेलिजेंट हो गई है। अब आप अगर थोड़ा सा भी देते हैं तो ऑडियंस कैन पुट 2 and 2 टुगेदर एंड दे कैन सी कि अच्छा ये हो गया है। लेकिन आप तो बहुत डेप्थ में गए हैं ना, और आपने उसको समझा है और वो किया है, तो हम इसमें से कुछ डिटेल्स हमें भी मिल जाए तो आई फील हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ सोचना और इसको समझना। बट क्या ऐसे लोग चेंज हो जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो बिकॉज अब हम रज़ा को बिल्कुल डिफरेंट देख रहे हैं आफ्टर ही इज़ डिस्कवर्ड कि वो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ही इज़ अ चेंज पर्सन नाउ। नहीं हाँ, ज़ाहिर थेरेपीज़ वगैरह होती हैं, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें होती हैं। बट ज़ाहिर है वो इस कहानी का पार्ट नहीं था। वो तो ज़ाहिर है मे बी शायद आगे जाके शायद किसी पॉइंट पे अगर
मल्लिका ने जैसे एक पॉइंट पे डिसाइड किया कि मैं इसको छोड़ रही हूँ, जब वो Yeah. स्कूल वाली बात पे, अब बिल्कुल, जैसे अगेन स्कूल वाला जो वाकया है उस पे मल्लिका भूल गई, उसने चीखना चिल्लाना उस पर शुरू कर दिया। अगर हम इसको उल्टा कर लें कि रज़ा ने पिक करना था और रज़ा भूल गया, Yeah. तो रज़ा तो सिंपली आ गया कि हाँ सॉरी यार वो मीटिंग थी और मैं उसमें बिजी था, तो तुम पिक कर लो। तो वहाँ पे आपको लगता कि हाँ तो सही है ना, उसने उसकी तो मीटिंग थी, वो भूल गया Yeah. बेचारा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मल्लिका भूल गई है तो वो जो है ना एक गुनाह बन गया है। तो वो बट खैर आगे जाके किसी पॉइंट पे मे बी थेरेपीज होती हैं रज़ा की, और वो ट्रू। फिर यहाँ तो एक डिफरेंट ही ट्रैक चल रहा है, सो आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो कि ये चीज़ होगा। एंड आप लोगों ने जो छोटा छोटा दिखाया है कि अब रज़ा उसको सिखा रहा है कि गाड़ी का इंजन कैसे सही करना है, लाइट ऑन ऑफ, ये भी बिकॉज देयर वर टू व्यूज इन माई माइंड। आई लव्ड इट, आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई फेल्ट दैट ये इतना अच्छा एक मैसेज है फॉर ऑल द मैन आउट देयर दैट यू नीड टू टीच। जो आपके घर में ख़वातीन हैं उनको ये चीज़ें आनी चाहिए, यू नो। आप लोगों ने सोचा कहीं लोग ये तो नहीं समझ रहे कि हम बहुत ज़्यादा सिंपल कर रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, और यू गाइस वर क्लियर कि हम इसके थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं या ये पार्ट ऑफ द यू नो एवोल्यूशन ऑफ द स्टोरी है। ये चीज़ जब मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि ज़ाहिर है अब आप उसको चेंज होता हुआ दिखा रहे हैं, तो ठीक है वो एक तरफ चेंज हो रहा है और वो कह देगा कि भाई जाओ ग्रोसरी करो, बट खुद से हाथ पकड़ के बताना कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, चेक ऐसे साइन होगा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस वो जो है ना अब मेरे पास कोई सही लफ्ज़ नहीं है इस चीज़ के लिए, बट वो रज़ा, आई वुडंट से डिफीट, बट कि रज़ा जो है वो, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड, बट एक जगह उसने बांध के रखा हुआ है और अब उसका हाथ पकड़े खुद वो सब वो ही करवा रहा है। नो आई गेट इट कि वो पूरा उसने चक्कर लगाया है कि बांधने से उसको खोल रहा है। हाँ, वो पूरा एक राउंड सर्कल हुआ है उसका, Exactly. कमिंग बैक। तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट की थी कि अच्छा हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसका चेंज दिखा रहे हैं। ट्रू। तो बड़ा महंगा चेंज है, बट है। महंगा चेंज, बेचारे को जान देना पड़ रही है उस हाँ, चेंज के लिए। उसकी बहुत महंगा कुर्बानियाँ। चेंज है उसके लिए। इस व्यू से मैं यही बोल रही थी दैट ही इज लर्नड अ लेसन एट अ वेरी वेरी यू नो हाई कॉस्ट, यू नो। अच्छा मेरा ना एक आई डोंट नो अगर लोग इससे एग्री करें या नहीं करें, लेकिन मेरा एक ओपिनियन से रिलेटेड ये है कि जो मर्द हैं वो ये ड्रामा ज़रूर देखें। उसकी Yeah. वजह ये है, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये मेरा ओपिनियन है कि हर शादीशुदा मर्द के अंदर एक रज़ा है। ये मेरा ओपिनियन है। अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, बट किसी में किसी का रज़ा बाहर आ जाता है, किसी का नहीं आता, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। और मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है मर्द हज़रात से, क्यों ये देखें कि अगर उनको, और इसके पीछे रीज़न ये है कि ज़ाहिर है जब पामाल एयर हुआ बहुत सारी ख़वातीन के मैसेजेस आए कि हमें ऐसा लग रहा है ये हम अपनी कहानी देख रहे हैं। एक खातून ने लिखा कि ऐसा ही शख्स था और अब मैंने उससे डिवोर्स ली है। बट एक साहब थे जो कनाडा में होते हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रज़ा मेरे अंदर भी है। वो उन्होंने एक्सप्लेन यूँ किया कि वो घर के जो सेटिंग है उसमें वो बीवी को नहीं उनका इनपुट लेते, वो कहते हैं इसी तरह मैंने रखना है घर को। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये देखा और मुझे लगा तो फिर मैंने अपनी बीवी से सॉरी भी किया और प्रॉमिस भी किया कि मैं अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश करूँगा। तो और ज़ाहिर है कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में भी होते हैं, तो वो जब पूरा स्क्रिप्ट मैंने पढ़ लिया या ड्यूरिंग द शूट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो शादीशुदा एटलीस्ट मर्द हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं रज़ा है। बट दैट्स आल्सो बिकॉज यू नो इन आवर ऑफिस वी काफ़ी दफ़ा ना ड्रामा देख के आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, और ड्रामा आपको सोचने पे मजबूर करता है। मुझे लगता है इट्स नॉट इवन मर्दों की गलती भी नहीं है, यू नो, कम्प्लीटली 100%। आपका माशरा ही ऐसा है, आपका माशरा थ्राइव ही इस चीज़ पे करता है कि आपने वो, और अगर वो देखें तो बाइफिकेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी वैसी है कि वो बाय वर्च्यू ऑफ कि वो उन्हें क्या व्हाट दे आर सपोज टू डू, उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है। लाइक देयर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट कि मैं 100% को ब्लेम नहीं करूँगी,
अनलेस जो जानबूझ के करते हैं कि हमें तो तकलीफ देनी है, कुछ से हो जाता है, दे वोंट इवन रियलाइज। यू नो, सिंपल सी चीज़ है, जैसे वो गाड़ी चलाने वाली चीज़ जो है कि उसने उसको, जब वो जो मैंने अपने रिव्यू में भी बोला और हमने शायद पोस्ट भी निकाली थी कि अगर रज़ा ने उसको गाड़ी चलाना सिखा देती तो सिखा दिया होता तो आज पुलिस के जाने के बाद हम सोचें ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी कौन अंदर लेकर आएगा, जब हादिया उसको आके बताती है। तो वो इतनी सी चीज़ है कि वो जानबूझ के लोग नहीं करेंगे, बट इसमें कि नहीं तुम, इट्स नॉट सेफ, हम हैं या ड्राइवर है तो कर लो। बट आई फील इट्स अ बेसिक नेसेसिटी नाउ आज की ज़िंदगी में, यू नो, औरत के लिए कि उसको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। बिल्कुल गाड़ी चलानी आनी चाहिए, ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट Yeah. होना चाहिए। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो आपने बात की कि ठीक है कि मर्दों को आप 100% ब्लेम नहीं कर सकते, बट यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मर्दों को लगे कि वो ऐसे हैं तो प्लीज़ रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें और जो उनके अंदर रज़ा है उसका गला दबा दें। बट आप कहीं कंसर्न थे कि क्या रज़ा लोगों की सिंपैथी नहीं जीत सकेगा at some point in time because of his controlling nature? People will not be able to forgive him. अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में ये थी कि सिंस रज़ा इज़ अ ग्रे कैरेक्टर तो शायद इसके पास ये मार्जिन हो। Okay. वो उतना ईवल नहीं है, यानी अगर रज़ा थप्पड़ मार रहा होता और यानी जैसे ज़ाहिर है उसको उसके मामू के घर लेके जाता है, ख्याल रखता है हर तरह से, तो वो चीज़ें अगर ना होती तो फिर तो ज़ाहिर है। बट मुझे था कि शायद ये ग्रे कैरेक्टर है तो मार्जिन तो है इसके पास। और अगेन इन दी एंड जब वो खुद से ही एक तरह से क्या कहेंगे जाने की तैयारी कर रहा है कि वो बेटी को किससे एक्सप्लेन करना है और मलिका का, तो उम्मीद थी मुझे कि माफ़ी मिल जाएगी। एंड व्हाट अबाउट मलिका? उसको तो बीच में आई भी थोड़ी सी, यू नो, बैकलैश आया था जेल वाले सीन पे, या जब वो उससे भी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई थी, जब उसने अपार्टमेंट मिला तो उसने कहा मुझे घर की ख्वाहिश थी। सो आई सॉ सो मेनी कमेंट्स नीचे जिस पे ख़वातीन ही कह रही थी शुक्र करो तुम्हें क्या पता, यू नो। सो ये आपको था कि शायद मलिका को लोग इतना पॉजिटिवली परसीव ना करें व्हेन दे नीड टू, या उसके बारे में भी कंफ्यूज हो जाएं? अच्छा, अगर मैं सही बताऊं ना तो ये जो एपिसोड था घर वाला, आप सही बताएं। आप तो गलत कुछ नहीं बताएं हमें। नहीं तो मेरी एलेना जो हैं ग्रीन में कंटेंट वाली, उनसे मेरी बहुत बार इस एपिसोड के ऊपर डिस्कशन हुई कि मलिका का जो घर अलहदा लेना है, हम इसको दिखा तो रहे हैं बट कहीं अगेन जैसे ये बात के कोई नेगेटिव जो या जो हेट है उस इस किस्म की चीज़ें ना मलिका को फेस करनी पड़े। ऑल्दो मुझे ये चीज़ यूँ भी अच्छी लगी थी कि उसका जो ग्रेनेस है मलिका की उसमें ये ऐड हो रहा है, बट ज़ाहिर है जो काफ़ी डिस्कशन रैना के साथ हुई तो शी सेड के भी एक तो ये कि ख़वातीन का ये होता है कि उनको ना घर अलहदा, नॉट दैट के खुदा खासा वो घर तोड़ने की बात कर रही हैं, बट होता है एक अपनी ख्वाहिश होती है कि हमारा अलहदा घर हो। तो वो तो मेरी उनसे बहुत बाहर डिस्कशन हुई इस पर। अब ज़ाहिर है वो थोड़ा सा हमने जो अपार्टमेंट वाला मामला है वो तो हमने थोड़ा सा वो, अब चूँकि ज़ाहिर है मलिका मरी में रही, अपने घर में रही, और बाय द वे ज़ाहिर है इस्लामाबाद और इस इलाकों में घरों का कॉन्सेप्ट है, अपार्टमेंट्स कितना है भी नहीं, तो वो एक तरह से एक जो कैरेक्टर है उसके दिमाग में है कि जी घर होता है। तो और वो रज़ा अपना सोच रहा है कि जी ये चूँकि प्रेग्नेंट भी है और ये ना हो कि ये इधर उधर, तो सेफ्टी के तौर पे अपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो वो तो एक कहानी का एक कॉन्फ्लिक्ट है उस तरह से, लेकिन वो कैरेक्टर को कह देना कि नहीं ये कैरेक्टर लालची है या वो, आई डोंट नो, मे बी नॉट। नहीं आपका कैरेक्टर है, आप बोलें कि लालची नहीं है। नहीं है भाई, नहीं है, कौन कह रहा मलिका लालची है? लेकिन वो उस पॉइंट पे कितनी कॉन्वर्सेशंस आ रही थी, लोग लिख रहे थे और रज़ा के भी बड़े फैंस थे बाय द वे, जो उसके बोलते थे वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है, उसने इसलिए रखा है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, और तुम जाके बता के जाती, तुमने बताया क्यों नहीं? तो रज़ा ऑल्सो हैड हिज फेयर शेयर ऑफ ऑडियंस, यू नो, फाइटिंग फॉर हिम एट मेनी प्लेसेस। अच्छा, ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी। उसकी वजह ये है कि, और ये ख़वातीन हैं जो रज़ा को कह रही हैं, तो अगर ख़वातीन कह रही हैं कि रज़ा बिल्कुल ठीक है, तो
दिस इज़ अलार्मिंग। दिस इज अलार्मिंग डेफिनेटली। आपको ये बिहेवियर नॉर्मल लगना, दिस इज़ अलार्मिंग। अब जैसे मिसाल के तौर पे बेटी की पैदाइश के बाद मलका जो है उससे नहीं हैंडल हुई चीज़ें, और लोग उस पर भी कह रहे थे कि भाई हमने भी बच्चे पाले हैं और ये है वो। आई होप कि आपके हस्बैंड्स ने आपके साथ ये नहीं किया होगा जब आप अपने बच्चे रेस कर रही हैं और घर संभाल रही हैं, और अगर किया है तो यू नीड हेल्प। सॉरी बट है ऐसा, इसको आप बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि हमने चूँकि किया है तो मलका भी करे ऐसे। एंड अगेन ये मलका की कहानी है, वो जाहिर है वो उसके सर्कमस्टांसेस और हैं, हालात और हैं, आपके प्रॉब्ली और होंगे। तो जाहिर है अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपनी कहानी तो नहीं देख रहे, आप तो किसी और की कहानी देख रहे हैं। तो एक अगेन वो वाली बात ना कि अक्सर ये मेरे मुंह से निकल जाती है बात कि हमारे ड्रामों को ना डॉक्यूमेंट्री की तरह देखा जा रहा है। ये ज्यादती है ड्रामों के साथ। इसमें डॉक्यूमेंट्री वाली बात कैसे आई? नहीं, यही ना कि लोग कहते हैं कि ये ऐसा हुआ है तो अब ऐसा होना चाहिए था। But I feel it's for me, not trying to counter your thing. With respect, I feel it shows हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी, which is a sad thing. नंबर 1, हमारे अंदर से शायद वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है कि हम दूसरे की पेन को समझने के बजाय उसको बोलो यार why are you being so नाशुक्र, और दूसरी चीज़ कि हमने बेयर मिनिमम या हमने कुछ नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि ये तो होता है, एंड हम खुद नहीं ये रियलाइज़ कर रहे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गीती जो मलिका की माँ है, मुझे उससे बहुत इश्यूज होते रहते थे बिकॉज वो एज अ मदर उसको एडवोकेट कर रही थी कि तुम करो करो करो, और वो उसकी अपनी कहानी, अपने वो सब चीज़ें। तो फॉर मी इट्स मोर लाइक कि इट रिफ्लेक्ट्स आपकी सोसाइटी का एक सैड पार्ट, जैसे आपने कहा कि ये डिस्टर्बिंग है बिल्कुल, और औरत ही औरत को बोल रही है। और आई ऑल्सो भी हम शायद बहुत सी चीज़ें भूल गए कि मलिका का तो ये ट्रॉमा बहुत पहले से चल रहा है, जो उसको सप्रेस करती रही थी, वो फिर बढ़ता था, फिर वो उसको माँ की हेल्प से सप्रेस कर देती थी, तो वो उसके बाद तो वो डिप्रेशन में भी होगी, डिलीवरी के बाद तो पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन जो होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। कलर पैलेट आपका, और अभी जो नया घर आया उसमें बहुत सी एम्प्टी स्पेसेस, वाज दैट एक सोचा समझा डिसीजन था? व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर? ये हाँ, थोड़ा सा डिसीजन था, एंड आई फील लकी कि हमें ऐसी लोकेशंस भी मिल गई, क्योंकि जो रज़ा है मेरे दिमाग में था कि वो ज़ाहिर जिस तरह का आदमी है, कलर्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है रज़ा के साथ। इन सेंस वो डिसाइड करता है कि घर में फर्नीचर क्या होगा और क्या चीज़ होगी, तो वो थोड़ा सा जो है ना कलरलेस कह लें, फीका कह लें। जो अपार्टमेंट है जैसे, वहाँ पे भी कोशिश की थी कि जो इस तरह का रहे कि कलर्स नजर आए। बट स्पेशली ये जो बाद वाला जो घर है, हमारे पास 2 घर थे, और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट घर थे। एक जो था वो बिल्कुल कंक्रीट का बना हुआ और ब्रूटल इंडस्ट्रियलिस्ट किस्म का एक उसका आर्किटेक्चर था, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर था। दूसरी तरफ ये एक घर था, तो मुझे लगा कि अच्छा, पहले तो मेरा था कि उस घर पे जाएं। थोड़ा सा तो ये था कि उसकी अवेलेबिलिटी का भी थोड़ा सा इशू था उस वक्त, बट सेकेंडली ये था मुझे कि अब ठीक है, उसकी बेटी है उसके पास, तो मलका तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ उसकी अफेक्शन है, तो वो बहुत डार्क और डिंजी ना हो जाए कि ये हम पहले से ही दिखाना शुरू कर दें कि आगे होने क्या वाला है। तो ये वाली लोकेशन जो है, इसका ये थोड़ा सा एडवांटेज था कि ज़रा खाली थी। तो शुरू में तो डिसाइड हुआ कि इसको हम भर लेंगे, बट देन फिर मैंने कहा नहीं, फिर वो रज़ा का जो कैरेक्टर है ना, या वो जो नज़र हमें आता है कि वो किस तरह से कंट्रोल रखता है, तो वो फिर घर में भी तो नज़र आना चाहिए। तो फिर हमने सामान ऐड नहीं किया, और कहीं कहीं जो कुछ था वो भी निकाल दिया कि इसको थोड़ा सा खाली और इसी तरह था। तो वो इत्तेफाक ऐसा कि हमें ये लोकेशन उस हिसाब से मिल गई। हादिया जो वो बच्ची है, माशाल्लाह से शी डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, सच अ ग्रेट एक्ट्रेस। वो कैसे आपने डिस्कवर की? वो आपने डिस्कवर किया, वो भी आपको कास्ट में मिली थी? नहीं, वो तो ऑडिशंस हुए थे। ऑडिशंस हुए थे, तो उसमें जो है ये कुछ जो टीम है उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे कि क्योंकि
ज़ाहिर है बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से उनके साथ काम करना आसान नहीं होता, वो ज़ाहिर है एक्टर को तो आपने समझा दिया कि ये इमोशन चाहिए ऐसे करनी, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे उस तरह से नहीं कन्वे कभी कभी करते, तो उस लिहाज से थोड़ा सा मैं डरा हुआ था कि भाई और काफ़ी ज़्यादा काम था हादिया का, ये भी नहीं है कि कुछ लिमिटेड सीन हैं तो आपने किसी को कर लिया। तो वो फिर ऑडिशंस कुछ हुए थे एंड जो हादियाँ हैं ये फिर हमें समझ आया कि नहीं ये ठीक है, कर लेंगे। और स्टोरी में मलिका ऐसी ही कहानी सुना रही है स्क्रिप्ट में भी, फ्लैशबैक में, या ये आपने ओह ऐड किया? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए ट्रिकी से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हो हम। गया। हाँ। अच्छा ये नहीं अब देखिए मैंने कुछ और बीच में कुछ तो इंटरेस्टिंग और भी पूछे होंगे सवाल। नहीं नहीं सारे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे। I'm just trying to मैं- bring a lighter mood to the serious conversation. अच्छा तो इसके पीछे क्या हुआ, क्या इंटरेस्टिंग? अच्छा ये जो स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखा हुआ था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट यूँ था कि जंजीबील ने ना हर एपिसोड के स्टार्ट में वॉइस ओवर्स लिखे हुए थे ओके। और काफ़ी लंबे लंबे वॉइस ओवर्स थे बाकायदा। अच्छा अगेन मैं जैसे पहले बताया ना कि वॉइस ओवर्स जो होते हैं ना वो मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ ना तो एक ब्लैक मोटी नेप का एक मार्कर मेरे पास होता है, जहाँ वॉइस ओवर नज़र आता है मैं उसके ऊपर यूँ फेर देता हूँ। तो इसमें लेकिन वॉइस ओवर्स शुरू में तो थे ही थे, एपिसोड के बीच में भी थे काफ़ी। तो वो जब मैंने पढ़े तो मैंने कहा ये वॉइस ओवर तो नहीं निकाले जा सकते बिकॉज उस पे मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट है और वो कनेक्टिंग है। कनेक्टिंग है। यस। तो वो मुझे था कि ये ना ये तो निकालेंगे तो बात नहीं कन्वे होगी, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें अगर कोई सीन के अंदर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो वो वहाँ पे मिल रहा है आपको सही जवाब। बात है। तो कह लें कि वो जो वॉइस ओवर्स थे ना वो बुने हुए थे सीन्स के अंदर। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब हम इसको क्या करें, तो ये फिर एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस तरह से एक इंटरव्यू करें। मैंने अपनी थीसिस जो था मेरा कॉलेज का उसका जो फाइनल जो थीसिस था उसके अंदर एक शॉर्ट फिल्म की थी, वो उसका मैंने ना थोड़ा सा इस तरह से रखा था कि उसमें इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है चीज़ थी वो कहीं दिमाग में थी और वो फिर आ गई, तो वो फिर हमने उसको इंटरव्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया उन सारी वॉइस ओवर्स को। बीच में कुछ हमने एडिशंस भी फिर कर ली, यानी कहीं पे कुछ सीन था जो हमें लगा था कि ये वॉइस ओवर में हो जाएगा सीन, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी हमने फिर उन इंटरव्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक ब्रिलियंट आइडिया बिकॉज इट्स सो नाइस। एक तो आई फील इट गिव्स यू होप कि ओह शी हैज़ बीन सक्सेसफुल, यू नो, बिकॉज एक वो सुकून है आपके अंदर वाइल आपकी क्यूरोसिटी क्योंकि ये पहुंची कैसे। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया था टू शो द फ्यूचर मलिका टेलिंग अस हर स्टोरी, यू नो। एंड देन आपकी वही बात, बहुत जगह वो कनेक्टिंग भी है पॉइंट और बहुत जगह वो हमें वो आंसर भी दे रही होती है जो हम सोच रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं। आपको मैंने कहते हुए सुना था कहीं कि अब हमारे ड्रामे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री रील्स की तरह हो गए हैं, तो यू यूज़ अ वर्ड क्रिएटिवनेस या फैंटेसी का इतना मार्जिन हमें नहीं दिया जाता, समथिंग लाइक दैट। सो माई क्वेश्चन इज़ दैट कि थोड़ा सा लंबा सवाल है कि दुनिया इवॉल्व कर रही है उसी डायरेक्शन में। अगर आप कंटेंट को देखें स्पेशली OTT को देखें, यू नो, तो वहाँ पे अगर आप कंटेंट देखते हैं तो 95% of the times things are making sense, you know, things are in a way that they're supposed to be. So why can't we expect the same for our industry? And we are having a conversation. I'm not asking you a question actually. Because ये मेरा सवाल और ये अक्सर आता है कि यू नो इंडस्ट्री कह रही है आई थिंक कि लोग और बहुत से क्रिटिक्स अब ना ड्रामे को ड्रामा नहीं रहने दे रहे हैं, वो उसको एक बहुत प्रॉपर चीज़ एंड नैरेटिव एंड यू नो मैसेज एंड वो सब करना चाह रहे हैं, विच आई फील इज़ नॉट ट्रू। आई फील अ ड्रामा कैन बी एंटरटेनिंग विदाउट अ मैसेज एज लॉन्ग एज आपने जो वर्ल्ड क्रिएट किया उसमें कुछ सेंस तो बन रही है ना चीज़ों की। तो अगर हम एक सेंस बनने की बात करें तो वो इतना क्वेश्चनेबल क्यों लग रहा है इंडस्ट्री को या क्रिएटर्स को? अच्छा इंडस्ट्री का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मेरी किसी और से तो यूँ बात नहीं हुई है। मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि हम जब अब कोई ड्रामा बनाना होता है या कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसमें यानी एक दो दफ़ा कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे समझ नहीं आई, बट उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ये दिखा देंगे तो क्रिटिक्स ये कह देंगे या हम वो बात करेंगे तो वो कह देंगे। तो अब यानी उसको कह लें कि सही किया जाता है कि कोई उंगली ना उठाए उस पर।
ओके सही है. हाँ तो So you're saying कि creators are too much concerned about rather than getting the thing right, they're more concerned about कि लोग क्या कहेंगे. एग्जैक्टली Yeah. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो शायद इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका है. अभी रिसेंटली जैसे एक जगह वो स्क्रिप्ट की ही डिस्कशन चल रही थी किसी कहानी की, तो उन्होंने प्रोड्यूसर कह लें तो उन्होंने कहा कि इस कहानी से हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बात ही यहाँ से स्टार्ट की कि हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं, ताकि वो सवाल है कि जी कोई कहानी बस बन गई है, इसका कोई मैसेज नहीं है. क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ना कि हम डॉक्यूमेंट्री की तरह अपने ड्रामों को ट्रीट कर रहे हैं. अब यानी हमारी ये कोशिश होती है कि जी ड्रामे के अंदर, यानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ड्रामे के अंदर कोई पैगाम होना चाहिए, हम ये नहीं दिखा सकते, हम वो नहीं देख सकते. तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि अब जैसे देखें टीवी जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बना है, ठीक है. अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी टीवी पे जो है ना जो भी चीज़ चले वो आपकी माशरे की इस्लाह के लिए बने. टीवी अगर कोई बना रहा है बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, बट अगर किसी ने सिर्फ एंटरटेनमेंट की पर्पज़ से कोई चीज़ बनाई है तो अब आप उसको गिल्टी नहीं ठहरा सकते कि भाई इसमें तो कुछ था ही नहीं, कोई पैगाम नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं ये कहाँ ऐसे होता है भला. और ये एक बंदा है उसने एक कहानी सोची, वो आपको कहानी सुना रहा है. अब आप ये कहें कि जी टीवी पे ये नहीं चल सकता क्योंकि वो माशरे पे क्या असर पड़ेगा. माशरे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट के ऊपर दुनिया की हर अच्छी बुरी चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है. अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि टीवी आपकी इस्लाह करे, वो बहुत एक गलत उम्मीद आपने लगाई हुई है टीवी से. So मुझे लगता है कि है ना, आई होप आई एम क्लैरिफाइंग इट, मुझे दूसरों का नहीं पता, जैसे आप भी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में ज़्यादा, आई फील कि हम अपने आप को अगर बात करें अपनी और अपने प्लेटफॉर्म की, तो एक्सपेक्टेशन ये है बिल्कुल टीवी इंटरटेनमेंट के लिए, और हम भी चाहते हैं कि हम शाम को जाएं तो हम भी इंटरटेन हों. लेकिन अगर आप इस्लाह नहीं कर रहे, इंटरटेन करें, दैट्स फाइन, बट डोंट, योर ड्रामा और योर कंटेंट शुड नॉट टेक द सोसाइटी इन अ नेगेटिव वे. फॉर एग्जांपल, अगर हम रज़ा के कैरेक्टर को रोमांटिसाइज कर लें, सो that would not be justified, right? नहीं. So this is exactly what we are saying, that please don't romanticize irresponsible or toxic concepts of characters. आप, and as I said, आपने जो world create किया है ना, in fact do it. जैसे अभी आया जिनकी शादी उनकी शादी, सैफी साहब का, if you've seen, मतलब a romance between a jinn and a human, आप सिर्फ इंग्लिश या हॉलीवुड या उस तरह देखते हैं. किसने सोचा था पाकिस्तान में आप पूरा एक ड्रामा इतनी लंबी एपिसोड्स का होगा और इतना लोग उसको एंजॉय करेंगे. बट व्हाट दे डिड वाज 95% ऑफ द टाइम दे गॉट एवरीथिंग राइट इन एग्जीक्यूटिंग दैट कॉन्सेप्ट. सो दिस इज ऑल वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप अपनी दुनिया क्रिएट करें, लेकिन उसमें जो करें उस दुनिया के हिसाब से भी तो लॉजिकल हो ना, उस दुनिया के हिसाब से लॉजिकल तो नहीं हो. एंड देन जस्ट डोंट रोमांटिसाइज समथिंग which is irresponsible. अब आपका ही ड्रामा कितने लोगों, जैसे आपने खुद बोला ना कि लोग देख रहे हैं और साहब ने आपको कॉल करके बोला कि मैंने चेंज किया. सो ड्रामा इम्पैक्ट करता है, तो आप इस्लाह नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें. वी आर हैप्पी टू वॉच समथिंग विच इज़ फ्लफ बट नॉट इररिस्पॉन्सिबल. नहीं. या तो हम वी वुड लाइक कि मज़ा आ रहा हो, लेकिन इसी तरह इम्पैक्ट करके किसी एक लड़की को ये नहीं बता दें कि यार कंसेंट ऑफ अ वुमेन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यार अब मैं बोलूँगी तो आ जाएगा स्टॉकिंग इज़ रोमांटिक, तो हम ये चीज़ें थोड़ा सा अगर हम उससे मूव अवे कर जाएं तो इसलिए. बट अगेन वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई फील कि कॉन्वर्सेशंस होना ज़रूरी है. ना मैं 100% सही हो सकती हूँ, ना आप 100% शायद सही हो, शायद मैं भी सही नहीं हूँ, शायद का वर्ड उनके लिए यूज़ किया तो मैं अपने लिए भी यूज़ कर लूँ. बट आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. और आपकी बात बिल्कुल सही है, क्रिएटर्स को सही चीज़ करनी चाहिए, इस चीज़ पे नहीं रहना चाहिए कि क्रिटिक्स क्या बोलेंगे. जस्ट डू द राइट थिंग, व्हाट्स सपोज टू बी द राइट थिंग. फिर क्रिटिक्स भी सही बात बोलेंगे. असल में वो एक ऐसा मुझे लगता है कि अब जिस डिजिटल एज है तो जो व्यूअर है ना वो भी अब क्रिटिक बन गया है. मैं यही कहने वाली थी, मैं कहा हमें तो छोड़ दें आप लोग के तो चप्पा मतलब घर घर में क्रिटिक बैठा है. इधर वी आर स्केयर्ड कि हमने कुछ गलत बात बोलती तो हमें सुनने को मिल जाएगी कि आपने कैरेक्टर को नहीं समझा, आप स्टोरी को नहीं सही तरीके से समझ सके. सो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड वेरी डायनामिक आई थिंक फेज से हम गुजर रहे हैं और एवोल्यूशन हो रहा है हमारी स्टोरीज का. एवोल्यूशन हो रहा है. अब मेरा यही कहना है कि भाई थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दें, क्योंकि हमारा जो ड्रामा है बहुत पॉपुलर है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत लोग देखते हैं.
तो ये हमारी वाहिद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बची है, इसको ज़रा But I see some projects because they're very frankly, if I say so, I don't think that वो dramas show के audience क्या चाहती है उससे फ़र्क पड़ता है. At the end of the day हमें बहुत से ऐसे concepts और बहुत सी ऐसी चीज़ें ड्रामे में नज़र आती हैं which I feel the audience don't deserve, you know. But we are still seeing those things happening. तो हमारा कहना ना कहना शायद important इतना है नहीं, कभी हमें तो ऐसा लगता है, you know. Not just critics, as an audience I feel, you know. अच्छा देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें बाउंड्रीज यूँ चाहिए कि हम रोमांटिसाइज ना करें जो टॉक्सिक कल्चर है, वो तो मैं आपसे एग्री करता हूँ. बट उसमें फिर ये होता है कि अब जैसे कोई भी आप इंडस्ट्री उठा लें, हॉलीवुड ले लें, बॉलीवुड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री है. लेकिन वो साल में जो प्री कोविड का नंबर है वो था तकरीबन कोई 2500 फिल्म्स का, जो पूरा इंडिया एक साल में रिलीज़ करता था. तो 2018 की अगर मैं किसी से भी पूछूं कि मुझे आप 2500 में से 1000 फिल्म्स के नाम बता दें, नहीं बताऊंगा. 100 के नाम बता दें, नहीं बताऊंगा. 50 के नहीं बताऊंगे, आप हार्डली 3, 4, 5 फिल्मों के नाम बता सकेंगे. तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 2500 में से 5 फिल्में आपको याद हैं तो इंडस्ट्री किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है. तो वो ज़ाहिर होता है, हर जगह होता है कि अब ड्रामा अगर बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे 125 प्लस ड्रामाज एक साल में तकरीबन बन जाते हैं. तो उसमें से अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एटलीस्ट भाई 120 ड्रामे तो ऐसे हों कि हम कहें वाह क्या ड्रामा था. बड़ी बड़ी स्टार्स जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनकी भी फिल्म्स फ्लॉप हो जाती हैं. वो जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो भी कभी कभी अजीब सी चीज़ें बना देते हैं. तो चलता रहता है. हाँ, ये सफ़र चलता रहेगा. इस पर डिस्कशंस और ये होती रहेंगी. बट आप कोई और स्क्रिप्ट पे आपने काम शुरू कर दिया है, या अभी आप फिर नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट पे जाके उसको रैप अप कर रहे हैं, या हमें आप टाइम देंगे अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, या व्हाट्स हैपनिंग? नहीं, नेटफ्लिक्स तो खैर हमारी तरफ से तो हो गया कंप्लीट. बाकी ये कि स्क्रिप्ट्स अभी 2-3 हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ. उसमें से फिर जो समझ आएगा फिर वो बनाएंगे. देखेंगे फिर उसका क्या बनता है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. नहीं, थैंक यू. आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली ऑडियंस के लिए, एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो पामाल के सारे फैंस को सुनने को मिलेगी आज, you know. बस होपफुली दुआ ये है कि जो जितना रह गया पामाल वो भी सबको पसंद आए. और अगर इससे ज़ाहिर है किसी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि अगेन जाते जाते मैं फिर वो एक थी खातून, उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं अपने हस्बैंड की समझ आती थी, लेकिन पामाल देखने के बाद मुझे समझ आया अच्छा ये है मेरा हस्बैंड, जिस तरह से मुझे ट्रीट करता है कि वो कभी बड़ा खुश है और कभी वो एकदम नाराज़ हो जाता है. तो आई एम ग्लैड कि अगर किसी की लाइफ में चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है इससे, तो बट लेट्स सी. आई थिंक दिलों में स्टोरीज भी वही जाके बसती हैं जो या तो रिलेट कर सकें या वो आपकी किसी ड्रीम का हिस्सा हो, यू नो. आई फील, यू नो, either of those stories really go and touch your heart, you know. कि वो जो आपने सोचा वो आपके सामने आ गया, या जो आप गुजरे जिस चीज़ से वो आपके सामने आ गया, तो यू लाइक ओके होल्ड ऑन टू दिस. चलें, आपको we wish you all the best. Thank you. We look forward to seeing more project from you in future, inshallah. आप अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.